So hello everyone, I welcome you all to the 10th lecture of electric charges and fields. आज भाई हम एक चीज़ करने वाले हैं, दैट इज़ हम एक इलेक्ट्रिक डायपोल लेंगे और उसे कहाँ रख देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के बाद क्या होता है, कितनी टॉर्क लगती है, ये सब आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है इस चैप्टर का और काफ़ी आसान भी है अगर आप थोड़ा सा इसको ध्यान से समझें। ठीक है, आज स्टेबल अनस्टेबल दोनों टाइप के इक्विलिब्रियम भी हम पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपकी स्क्रीन पर आपको एक नंबर दिख रहा होगा, मैं रिपीट कर देता हूँ आपके लिए, दैट इज 7009294662। अगर आप हमसे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं देन इस नंबर पर इंक्वायरी भेज सकते हैं, और अगर आप जलंधर या नियर बाय एरिया से बिलोंग करते हैं तो आप हमारा ऑफलाइन बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए आज का इंटरेस्टिंग लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चलिए भाई, टॉपिक का नाम है टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहली चीज़ तो भाई, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। देखो सर, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम तब बोलते हैं, ठीक है, जब हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये वाली, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ये चार मैंने बनाई हैं, जब इनको इक्वल डिस्टेंस पे रखा जाए, मतलब व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इक्विडिस्टेंट, इक्वल डिस्टेंसेस पर पड़ी हों, वो क्या रिप्रेजेंट करती हैं, वो रिप्रेजेंट करती हैं हमारी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने क्या किया, सिंपल एक डाइपोल लिया। पिछले केस में हमने चार्ज को उठा के रखा था ना पिछले लेक्चर में, इस बार हम एक डाइपोल को उठा के इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे। क्लियर है। अब डाइपोल जिनको नहीं पता मैं उनके लिए बता देता हूँ, जिन्होंने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे, कई लोग डायरेक्ट इसी लेक्चर पर आए हैं। तो डाइपोल बच्चों सिर्फ इतनी बात समझो, आपके दो ऑपोजिट चार्जेस एक फाइनाइट डिस्टेंस पर पड़े होते हैं, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर पड़े होते हैं काफ़ी पास, उसे हम बोलते हैं, उस सिस्टम को बोला जाता है एक डायपोल। यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज होगा और एक नेगेटिव चार्ज होगा, और दोनों चार्जेस का वैल्यू इक्वल होना चाहिए। हाँ, नेचर ऑपोजिट होना चाहिए, यानी कि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, मतलब अगर ये 3 कूलम पॉजिटिव है तो ये -3 कूलम होगा। क्लियर है। चलिए, हम क्या कर रहे हैं भाई, डायपोल को रख रहे हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई है, डायरेक्शन इधर की तरफ। इस वाले एरिया में मान लीजिए पूरा पॉजिटिव चार्ज भरा हुआ होगा, और इस वाले एरिया में मान लीजिए पूरा नेगेटिव चार्ज भरा होगा। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ जा रही है, पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की तरफ जा रही है। ठीक है, इक्विडिस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है तो मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसके बीच में हमने ये हमारा डायपोल रखा, -q और +q वाला डायपोल। क्लियर है। दोनों के बीच में, दोनों चार्जेस के बीच में सेपरेशन कितना है, 2l है। ये मेरा पूरा का पूरा क्या हो गया, इतना हिस्सा मेरा डायपोल हो गया। क्लियर हो गया। चलिए, आज हम पढ़ेंगे जो चीज़, दैट इज टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल। अब देखो, टॉर्क का ना सिंपल सा मतलब समझो पहले, जिनके 11th क्लास के बेसिक्स थोड़े वीक है, ठीक है, डरने की जरूरत नहीं है। ये मान लीजिए मैंने आपके सामने एक पेन रखा है, ठीक है, नॉर्मल जो फोर्स स्ट्रेट लाइन में लगती है, ठीक है, जब आप स्ट्रेट लाइन में लगने वाली फोर्स देखते हैं तो मैं क्या करूँगा, इस पेन को पकड़ के ऊपर खींच लूँगा, इस पेन को पकड़ के नीचे खींच लूँगा, इस पेन को इधर कर दूंगा, इस पेन को इधर कर दूंगा। ये क्या है, ये होती है बच्चा स्ट्रेट लाइन में लगने वाली फोर्स। पर अगर मैं इस पेन का ये सिरा ऊपर की तरफ को और ये सिरा नीचे की तरफ को धकेलूं, तो ये आगे पीछे नहीं जाएगा, उसी एक्सिस के लॉन्ग क्या करेगा, घूमने लग जाएगा। ठीक है, इसको आगे किया, इसको पीछे किया, ये क्या कर गया, घूमने लग गया। यानी कि वो फोर्स जो कि सर्कुलर मोशन के टाइम पे लगती है, किसी चीज को घुमाने में काम आती है, वो होती है उसकी टॉर्क। ठीक है, किसी चीज के घूमते हुए जो फोर्स लगती है वो होती है टॉर्क। अब टॉर्क का भी 11th क्लास में आपको फॉर्मूला बताया था हमने, क्या चीज, टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, टॉर्क को, दैट इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब सर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, सिंपल समझो, बहुत बच्चे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ना इसको समझ लेते हैं, जो मैंने 2l यहाँ पर लिखा है, ठीक है, दिस इज नॉट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम इससे कंसीडर करते हैं। ठीक है, इस डेरिवेशन में मैं आपको बताऊं तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होता है, यानी कि जो चार्ज आपका ऊपर की तरफ को एंगल बना के पड़ा है, वो कितना परपेंडिकुलरली डिस्टेंट है आपके -q की रिस्पेक्ट में। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होता है। अभी फिलहाल के लिए इसे ना आप r समझिए, मैं आपको बताऊंगा इसे मैंने 2l sin थीटा क्यों लिखा है, आप फिर फिलहाल के लिए इसे क्या समझिए, r समझिए। ठीक है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है r। क्लियर है। अच्छा, तो यानी कि फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, तो इसको F इंटू आर लिख सकते हैं हम, F क्रॉस R वेक्टर। देखिए,
हमें क्या करना है, ये एंगल कंसीडर करना है थीटा। अब नाउ दिस एंगल इज व्हाट, दिस एंगल इज बेसिकली द एंगल बिटवीन आपका जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है और आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कुछ इस दिशा में होगा भाई, है ना, इतनी बात इमेजिन कर सकते हो आप। इलेक्ट्रिक डाइपोल कैसे जाता है, नेगेटिव से पॉजिटिव, मैंने बताया भी था। डाइपोल मोमेंट जो होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, उसका डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा होता है। तो ये जो लाल से मैंने बनाया है यहाँ पे, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारे डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन। और आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड किस दिशा में जा रही है भाई, वो तो सर इस दिशा में जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस दिशा में जा रही है। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा उसे मैं क्या कंसीडर करूंगा, इन दोनों के बीच के एंगल को मैं कंसीडर कर लूंगा बच्चों थीटा। कहा गया, चलिए इन्हें मैंने क्या कंसीडर कर लिया, थीटा। अब मैं लगाने वाला हूं यहाँ पर भाई बहुत बेसिक चीज, दैट इज साइन थीटा। क्यों, क्योंकि मुझे सर इसका वैल्यू चाहिए। मेरे पास हाइपोटेन्यूज पड़ा हुआ है, मेरे को परपेंडिकुलर का वैल्यू चाहिए। अभी सिर्फ मैंने इसको आर लिखा है, ये मत समझो कि मैंने इसको 12 साइन थीटा लिखा, हम उसी पे आ रहे हैं कि मैंने क्यों लिखा है इसको। ठीक है, मुझे इसका वैल्यू चाहिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस का। तो भाई हम सिंपल क्या करेंगे, इस थीटा के रिस्पेक्ट में साइन थीटा को कंसीडर करेंगे। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। वो याद करो, आप मैथमेटिक्स में 10th क्लास में पढ़ते होते थे, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, सोना चांदी तोल, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर फॉर द केस मैंने आपको बोला कि आर कंसीडर कीजिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें निकालना है जी। और हाइपोटेन्यूज कितना है आपका इस केस में, 2l है ना, क्या है ये, 2l है पूरा केस। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं, ओ आर हो गया हमारा 2l साइन थीटा। 2l को ऊपर ले गए तो ये बन गया 2l साइन थीटा, इसीलिए हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस को क्या लिख दिया है, 2l साइन थीटा लिख दिया है। फिर वही बात आती है कि जब हमारी r की वैल्यू आ ही गई है और हमारे पास हमें f भी पता होता है, हम किसी भी चार्ज को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं, टेक्निकली डायपोल क्या है, इट इज अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, है ना। तो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा कि जो फोर्स है, पहले हम फोर्स के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद में आपको लेके जाएंगे। मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, हमें पता है पॉजिटिव चार्ज जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के इस नेगेटिव वाले हिस्से की तरफ खींचा जाएगा। किस फोर्स से खींचा जाएगा, याद करो पिछले लेक्चर में अभी हम पढ़ के हटे हैं, कौन सी फोर्स होती है वो, क्यू ई। पॉजिटिव चार्ज के लिए तो मैं इसको प्लस क्यू ई से मेंशन कर रहा हूँ। और जो नेगेटिव चार्ज है मेरा ये वाला, ये नेगेटिव चार्ज जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉजिटिव वाले हिस्से की तरफ खींचा जाएगा, इसीलिए इधर को ये फोर्स लगती है, दैट इज F2 लिख दिया मैंने इसको माइनस क्यू ई। यानी कि फोर्स तो मेरा क्या रह गया अभी, फोर्स का मैग्नीट्यूड इज Q इंटू ई, कि कितना चार्ज है मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने इसी फॉर्मूला में, ठीक है, ये जो इक्वेशन 1 मैंने इसको बनाया था, इसमें मैंने F का और R का दोनों का वैल्यू पुट कर दिया। अब जो बच्चों मैंने वैल्यू पुट किया है उससे मुझे टाओ क्या मिल गया, 2l sin थीटा इंटू क्यू ई। 2l sin थीटा इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस और क्यू ई इज दी फोर्स। क्लियर हो गया। चलिए, क्या आपको यहाँ पर एक छोटी सी डिटेल नोटिस हो रही है कि यहाँ पर हमारे पास 2l भी है और हमारे पास q भी है, मतलब कितना चार्ज है और कितनी सेपरेशन पर पड़े हुए हैं। ये चीज़ क्या होती थी, ये चीज़ तो सर डाइपोल मोमेंट होती थी, बिल्कुल। तो आप क्या लिखोगे, Q2l को डाइपोल मोमेंट लिख सकते हो, दैट इज P। तो आपका फॉर्मूला बन गया भाई PE साइन थीटा। और वेक्टर्स में हमने एक चीज पढ़ी थी, जब दो चीजों का साइन थीटा के साथ कंपोनेंट बने तब वो क्या रहती हैं, वो आपके क्रॉस प्रोडक्ट में रहती हैं। ठीक है, यहाँ पर टाउ के ऊपर वेक्टर डाल लेना, ये मिस हो गया है यहाँ पे। ठीक है, तो टाउ जो है दैट इज P वेक्टर इंटू, सॉरी, P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट होगा इनका। चलिए, इतनी बात समझ आई, क्लियर हुई इतनी बात। अब हम आते हैं हमारे दो इंपॉर्टेंट चीजों पे। देखो, दो केस बताता हूं मैं तुम्हें, ठीक है, दो केस बताता हूं। एक केस है, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल को इस तरीके से रखा है, ठीक है, इस तरीके से रखा है, मान लीजिए ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। एक केस है कि मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल को इस तरीके से रख दिया। सर दोनों में फर्क क्या है, बहुत बड़ा फर्क है भाई। हम शुरू करने वाले हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। पहले एक चीज क्लियर कर दूं, टॉर्क का इससे कोई लेना देना नहीं होता, हम यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी जरा ध्यान से सुनना भाई। सबसे पहला केस जो आपके सामने ये वाला दिख रहा है ना, ठीक है, दिस वन इज योर स्टेबल इक्विलिब्रियम का केस। इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रही है, मैंने बीच में एक डायपोल रखा। अब इस डायपोल की ना डायरेक्शन को ध्यान से देखो,
यहाँ पर पॉजिटिव है और यहाँ पर क्या है, नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्टेड रहेगा, बहुत बढ़िया। यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का नेगेटिव चार्जेस भर रखे हैं और यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये भी क्या होगा, दोनों अट्रैक्शन में रहेंगे। मतलब अगर मैं सिंपल भाषा में एक बात बोलूं, ठीक है, ये अपना न्यूमेरिकल पोर्शन तो हम बाद में करेंगे, ठीक है, सबसे पहले एक सिंपल सी चीज समझो, कोई चीज इसको इधर से बड़ी जोर से खींच रही है और कोई चीज इसको बड़ी जोर से इधर से खींच रही है। मैं जब इसको हल्का सा भी ऐसे करूंगा, ये टोंग करके सीधा हो जाएगा, है ना, टॉइंग 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 टॉइंग। ठीक है, मैंने हल्का से इसको मूव किया, ये फिर से क्या होगा, सीधा हो गया। दिस वन इज कॉल्ड दी स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब ऐसा होता क्यों है, इसके पीछे का रीजन क्या है वो ध्यान से समझना। हमें पता है जो मैग्नेटिक अपना इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट होती है, ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन क्या रहता है, डायपोल मूवमेंट नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ रहती है ना। तो ये क्या है, हमारा इधर की तरफ को डायरेक्शन होगी किसकी, डायपोल मूवमेंट की। सोचने वाली बात है कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मूवमेंट फॉर दिस केस सेम डायरेक्शन में ही तो है, यानी कि हमारा थीटा कितना होगा, 0 डिग्री। क्यों, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और हमारा पी और ई ये दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में है, इसीलिए थीटा यानी कि इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। जब इसे 0 डिग्री बोलेंगे तो फॉर्मूला में वैल्यू पुट करो, पी ई साइन थीटा, टॉर्क क्या आ गई, 0 आ गई। ठीक है, अब टॉर्क का ना इससे कुछ खास लेना देना नहीं है, ठीक है, जो मैं कहता हूँ स्टेबल इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, उसका टॉर्क के साथ कोई लेना देना नहीं, क्योंकि टॉर्क अगले केस में भी हमारी 0 ही आएगी। टॉर्क हमारी मैक्सिमम कब आती है, जब आपका ये डायपोल 90 डिग्री पे पड़ा हो। मतलब अगर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को है और मैं बीच में ऐसे करके डायपोल रख दूं तो हमारी टॉर्क मैक्सिमम हो जाती है। लेकिन इस केस में और इस केस में, दोनों केसेस में ही क्या रहता है, हमारा टॉर्क 0 रहता है। पर हमें क्या देखना होता है, पोटेंशियल एनर्जी देखनी होती है। तो अब ध्यान से मेरी एक बात को समझना, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल का फॉर्मूला होता है माइनस पीई कॉस थीटा, है ना, माइनस पीई कॉस थीटा, यू इज द रिप्रेजेंटेशन फॉर द पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो भाई, कॉस थीटा जो होता है, कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, कॉस 0 डिग्री का, सॉरी 1 होता है, यानी कि ये वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, माइनस पीई, माने पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर क्या है, मिनिमम है। और जहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, जहाँ पर मैं कहता हूँ एनर्जी कम होती है, वो चीज़ ज़्यादा स्टेबल होती है ना। अब देखो, अगर मैं आपके अंदर अभी बहुत ज़्यादा एनर्जी भर रखी हो तो आप एक जगह टिक के थोड़ी बैठोगे, लेकिन अगर आप थके टूटे बैठे हो, ठीक है, एकदम से पूरा सर और नहीं पढ़ा जा रहा, और नहीं पढ़ा जा रहा, ठीक है, तो तुम अपनी कुर्सी पे बैठे रहोगे ना, ठीक है, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं बची कि तुम इधर उधर चल जाओ। यानी कि जहाँ पर एनर्जी कम होती है वहाँ पर क्या है, स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम, इसीलिए दिस वी कॉल एज अ स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये जो ट्रिपल बॉन्ड एम जैसा सिंबल है, इसे हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपका एक स्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया। तो सर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में ये चीज होती है, ठीक है, वही सारा केस, ठीक है, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, बस फर्क क्या है, पहले डायपोल ऐसे पड़ा था, अब हमने उसको ऐसे कर दिया, यानी कि इस बार पॉजिटिव की तरफ को पॉजिटिव चार्ज फेस कर रहा है और नेगेटिव की तरफ को नेगेटिव चार्ज फेस कर रहा है। डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, इस बार उल्टा हो जाएगा, ठीक है, माइनस से पॉजिटिव जाती है ना, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो इस बार वो इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, ठीक है, रास्ते अलग अलग हो गए। जब रास्ते अलग अलग हो गए, बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट में चले गए दोनों, तब थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 डिग्री हो जाएगी। भाई थीटा क्या था, पी और ई के बीच का एंगल ही तो था, तो ये जब ऑपोजिट में चले गए हैं तो ये क्या हो गया है, 180 डिग्री का एंगल बन चुका है। अच्छा जी, टॉर्क देखो जी, यहाँ पर भी हमारी जो है, ये 0 डिग्री क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे ठीक है, डिग्री को काट देना भाई, ठीक है, डिग्री को काट देना, ठीक है। टॉर्क जो है यहाँ पर भाई हमारा क्या रहता है, 0 रहता है, ठीक है। तो सर क्यों ये अनस्टेबल का केस है, क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी को पकड़ो, जब मैं बोलता हूँ वैल्यू फॉर कॉस 180, तो कॉस 180 का वैल्यू क्या रहता है, -1 रहता है। तो माइनस से माइनस कटा, यानी कि हमारा जो ये पोटेंशियल एनर्जी है वो पीई आ जाएगा, दैट मीन्स मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। और भाई जितनी ज़्यादा एनर्जी होती है उतना ही ज़्यादा ये डायपोल क्या रहेगा, इसमें अनस्टेबल रहेगा, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। बस ये रिलेशन याद रखना, जहाँ पर एनर्जी ज़्यादा होती है
वहां पर चीजें स्टेबल नहीं रहती, ठीक है। तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी भर रखी है, तुम एक जगह टिक के थोड़ी बैठोगे, है ना। लेकिन तुम थके हुए हो, तुम्हारे अंदर एनर्जी कम है, तो एक जगह टिक के बैठे हैं, बस बेड पे पड़े हैं, ठीक है, ओके सर, ठीक है। चलिए, तो पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा, इसीलिए अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इसमें पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, इसीलिए दिस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। होप करता हूं आपको आज का टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे जल्दी मुलाकात होगी।